Namaskar. Let's start today business management subject. Today we will discuss the first function of management, and that is known as planning. Henry Fayol also included planning as a first functions out of he explained five five functions of management. Planning To understand planning, we have to discuss first of all the definitions of planning. I will discuss some definitions of planning. First, Theo Heyman. Planning is deciding in advance what is to be done. थियो हेमन ने प्लानिंग को इस तरीके से परिभाषित किया है, क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। मतलब भविष्य में जो भी कुछ हम करना चाहते हैं उन सारी बातों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो भविष्य में करने वाले हैं उस सारी बातों को पहले से ही निश्चित करें और निर्धारित करें। इसलिए ये भविष्य की एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज़ फॉर फ्यूचर। सेकेंडली, आई वांट टू एक्सप्लेन द जेम्स लुंडीज definitions. He defined planning means the determination of what is to be done, how and when it is to be done, who is to do it, when and how the results are to be evaluated. जेम्स लुंडी के अनुसार नियोजन ये निर्धारित करना है कि क्या किया जाना है, कैसे और कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है एवं परिणामों को कब और कैसे मूल्यांकित किया जाना है। इस तरीके से किसी कार्य को करने के विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और उन प्रक्रियाओं को अगर हम करते हैं तो एक के बाद एक, जैसे क्या हमने ये उद्देश्य निश्चित करना है, क्या किया जाने का मतलब ये होता है कि उद्देश्य क्या है, उसके बाद में कैसे करना, उसका मेथोडोलॉजी क्या है और कब करना है। तो उस समय पीरियड को, टाइम को हमें निश्चित करना है कि कब करना है और किसके द्वारा किया जाना, मीन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, किस तरीके से इन उसके, ताकि हम जो उसके परिणाम हैं उन वांछित परिणामों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। जॉर्ज और टेरी की डेफिनेशन, प्लानिंग इज मेथड और टेक्निक्स ऑफ लुकिंग अहेड, ए कंस्ट्रक्टिव रिव्यूइंग ऑफ फ्यूचर नीड्स so that the present action can be adjusted in view of the established goals. टेरी ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा है कि जो हमारे पास पूर्व निर्धारित गोल है उसको प्राप्त करने के लिए हमें भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं को पहले से ही निश्चित करके रखना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज definitions we can explain the nature and characteristics of planning. First of all, planning is an intellectual process. Planning एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जब हमें, क्योंकि ये भविष्य के बारे में निश्चित करने की प्रक्रिया है, क्या किया जाना है, तो उसे फ्यूचर अनसर्टेन है। हमें जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर इस बात का निश्चय करना है कि भविष्य की परिस्थितियाँ क्या होगी और
उन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए और किसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें दूरदर्शिता, परिपक्वता और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों कि प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विभिन्न विद्वानों ने, चाहे वो हेनरी फ्यूल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, जॉर्ज आर टेरी है, सब विद्वानों ने प्रबंध को में के जब उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है तो सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी है प्लानिंग को, नियोजन को। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है। बाकी कार्य चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है, निर्देशित करने की है, स्टाफिंग रिलेटेड है या फिर कंट्रोलिंग रिलेटेड है, ये सारे कार्य प्लानिंग करने के पश्चात ही होते हैं, ताकि प्लानिंग करने के बाद में हम कार्य के स्टैंडर्ड निश्चित कर लें और जब वास्तव में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संगठन का निर्माण किया जाए और कार्य का निर्देशन करने के बाद जब वास्तव में कार्य हो रहे होते हैं तो उन कार्यों को सुगमता से संपन्न किया जा सके। मैं अब तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ और दैट इज़ प्लानिंग इज़ फोरकास्टिंग। नियोजन पूर्वानुमान लगाना है। पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या होता है कि क्योंकि योजनाएं भविष्य के लेके बनाई जाती है और जैसा मैंने अभी बोला कि भविष्य अनसर्टेन है, अनिश्चित है, तो उसमें हम क्या होता है कि उन परिस्थितियों के अनुसार ही जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो अच्छे प्रबंधक होते हैं, जो कार्य के बारे में ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, वो भविष्य की परिस्थितियों में जो परिवर्तन हो गए उनका समायोजन करते हुए और कार्यों के बारे में, विभिन्न उनकी प्रक्रियाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। इस तरीके से प्लानिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि प्लानिंग इज़ फोरकास्टिंग, ये पूर्वानुमान लगाना है। अभी हमारी कुछ एक और डेफिनेशन रह जाती हैं, तो मैं चौथी डेफिनेशन पर आता हूं और चौथी डेफिनेशन है हमारे पास में प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड। बच्चों, प्लानिंग उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति का होता है। प्लानिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लक्ष्य प्राप्ति का है। क्यों? क्योंकि हम जो कार्य करने लग रहे हैं, प्रबंध में जो कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने के लेके उसको, इन योजनाओं को या करने के लेके हम सबसे पहले पूर्ण उद्देश्य निश्चित करते हैं और उन उद्देश्यों को की प्राप्ति के लिए, उनको अच्छे से प्राप्त करने के लेके हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। तो इसलिए क्योंकि योजनाएं बनाने के लिए हमें कुछ बेस की ज़रूरत होती है, आधार की ज़रूरत होती है, हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं ये, इसलिए उद्देश्य निर्धारण भी अगर सही में कहा जाए तो प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम वांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारे जो परिणाम है वो प्राप्त हों, तो उसको हम पहले से निश्चित करके और योजनाओं को उन परिणामों के अनुसार ही तैयार करते हैं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ जी। हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग इज़ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड्स। किसी भी कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज ईच एक्शन मे हैव अल्टरनेटिव टाइप ऑफ मेथड्स। कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं कि हमारे पास उस कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक तरीके का हम विश्लेषित करेंगे और उनके विश्लेषण के पश्चात उनको विवेचना करते हैं कि उनमें से सर्वोत्तम हमारे पास कौन सा होता है। उस सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना नियोजन कहलाता है। नियोजन का एक हिस्सा है, सर्वोत्तम विधि चुनेंगे और सर्वोत्तम विधि चुनने के पश्चात हम उसको लागू करने की प्रक्रिया करेंगे। इसी तरीके से अगर हम उस बात को करें, सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट हो जाता है प्लानिंग इज यूनिटी ऑफ प्लान। नियोजन योजना की एकता है। किसी कार्य को करने के लिए हमें
एक सिर्फ एक ही नहीं, उसके अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। एक से अधिक योजनाओं एक साथ लागू करने से दुविधा, भ्रम और अव्यवस्था फैलती है और योजना का महत्व ही समाप्त हो जाता है। बड़े उपक्रमों में पहले एक बड़ी योजना बनाई जाती है, फिर उसके बाद में उस योजना की सफलता के लिए छोटी छोटी उप योजनाएं का निर्माण किया जाता है, लेकिन उन सब को एक संगठित तरीके से एक रूपता से प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ये मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि प्लानिंग एक आपस उसमें करने की एक यूनिटी है। तो सेवंथ हमारे पास में जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाती है, प्लानिंग एग्जिस्ट इन ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। जो प्रबंध की अलग अलग स्तर हैं, संगठन के उच्चतर स्तर है, मध्यम स्तर है या निम्नतर स्तर है, प्रत्येक स्तर पर योजना की आवश्यकता पड़ती है। चाहे उच्चतम स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पूंजी की व्यवस्थाएं, उद्देश्यों के निर्धारण, प्रबंध की नीतियां निर्धारण करने से संबंधित योजनाएं बनाते हैं। जो मध्य स्तर का प्रबंध है, मैनेजर्स, वो लोग हमारे पास भी कार्यों को करने के लिए मैथडोलॉजी फिक्स करते हैं, तैयार करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। और जो हमारे पास निम्न स्तर का प्रबंध होता है, जो एक्चुअल में ग्रास रूट पर काम कराता है, कारखाने में काम कराता है या व्यवसाय के निम्न स्तर पर काम कराता है, जिसमें फोरमैन भी आता है और शाखा प्रबंधक वगैरह आते हैं, वो अपनी शाखाओं से संबंधित और दिन प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो योजना है वो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर व्याप्त होती है। नेक्स्ट इसके बाद में अगली वो जो विशेषता है वो आती है कि प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस। नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। भविष्य की अनिश्चितता होने के कारण परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इन परिस्थितियों के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अगर जैसे परिस्थितियां होती है, अच्छे प्रबंधक उन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में समायोजित करने की वो गुंजाइश रखते हैं। इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो भविष्य की बदली हुई परिस्थितियों में उन अनुमानों को, घटनाओं को जैसे जैसे परिवर्तित होती है उनको समायोजित किया जा सके। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। 9th करेक्टरिस्टिक्स है नियोजन की कि नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिर्फ एक बार बना के और उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेना व्यवसाय नहीं कहलाता। व्यवसाय में जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका रिपीटिशन होता है, बार बार की करने की होती है। तो एक बार योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को बनाने के बाद उनके उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और फिर उसके बाद में दोबारा से, ताकि उसके साथ में उन योजनाओं को ताकि हमारे जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रभावी तरीके से नियोजन का कार्य निरंतर चलता रहे। नेक्स्ट हमारे पास में अगली वो इसकी विशेषता आती है, नियोजन एक परस्पर आश्रित प्रक्रिया है। प्लानिंग इज एन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। प्रत्येक उपक्रम में कई भाग होते हैं और जैसे उत्पादन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, क्रय पर्सनल डिपार्टमेंट है, कर्मचारी विभाग है। इन सब विभागों की अलग अलग योजनाएं होती हैं, परंतु इन योजनाओं को एक विस्तृत समायोजन एक विस्तृत योजना में किया जाता है और बाकी सारी योजनाएं उनका एक भाग होती हैं और ये योजनाएं एक दूसरे पर आधारित होती है। कितना परचेज करना है ये इस बात पर डिपेंड करता है उत्पादन कितना करना है। उत्पादन कितना करना है ये हमारी सेल कितनी हो सकती है उसकी संभावनाओं के ऊपर होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन हमारे किसी उपक्रम के विभिन्न विभाग होते हैं
उनकी सारी योजनाएं एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होती हैं। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर हमारे पास में योजना की विशेषताओं की बात है, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य है और ये भविष्य के बारे में योजनाएं पूर्वानुमान लगाना होता है। उसी तरीके से उद्देश्य प्राप्तियों के लक्ष्य की तरफ अग्रसित होती हैं और जो कार्य करने की विभिन्न हमारे पास तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनमें से सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना होता है। नियोजन योजना की एकता से है कि हमारे पास जो अलग अलग योजनाएं विभिन्न विभागों से संबंधित होती, उन सब में एक यूनिटी होती है और नियोजन प्रबंध की के सभी कार्यों पर, सभी सत्रों पर व्याप्त होता है। ये एक लोचपूर्ण प्रक्रिया होती है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। जिस तरीके की भी संभावनाएं हमें भविष्य में दिखाई देती हैं, उन्हीं सभी संभावनाओं के अनुसार हम उनमें परिवर्तन कर लेते हैं और उनको लागू कर लेते हैं, ताकि हमारे जो उद्देश्य निर्धारित है उन उद्देश्यों की पूर्ति आराम से की जा सके। मैं इस बात पर भी आता हूँ कि ये एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि प्रभावी नियोजन का कार्य लगातार चलता रहे। ये ऐसा नहीं है कि एक बार हम इसकी प्राप्ति के बाद में इसको समाप्त कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। नहीं, जब एक बार हमारे पास में पूरा हो जाता है तो उसको प्राप्त करने के लेके हम उप योजनाएं बनाते हैं और जारी करते हैं, ताकि जिससे कि हमारे वांछित परिणाम अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। और योजनाएं परस्पर आश्रित होती हैं, एक दूसरे पर जो उत्पादन के होते हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आप योजनाओं की डेफिनेशंस, उनकी विशेषताओं के आधार पर अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि योजना किसी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और किसी कार्य को करने से पहले से ही उसको निर्धारित करके रखा जाता है कि हमारे उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, उसके करने का तरीका क्या होगा। इन सब बातों को जब हम निर्धारित कर लेते हैं तो ये योजनाएं कहलाती हैं। और जब अगर हम योजनाओं के एक बार अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो योजनाओं को अच्छी तरीके से तैयार करने के पश्चात हम उनको लागू करने में सुगमता रहती है और जो भविष्य में अनिश्चितताएं हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनको भी समायोजित करने की ठीक से तरीके से किया जा सकता है और परिणाम अच्छे से प्राप्त होते हैं। किसी भी संगठन की सफलता, किसी भी व्यवसाय की सफलता एक इस बात पर निर्भर करती है कि उसका नियोजन किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से आओ बच्चों, हम इस बात की तरफ बढ़ते हैं कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका किसी व्यवसाय में कितना महत्वपूर्ण रोल है और उसको करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। आप लोग मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस पॉइंट की तरफ आप लोगों को इशारा कर रहा हूँ। मैं अब आगे ये बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, योजनाओं के महत्व क्या हैं और लाभ क्या हैं। जब आप लोगों से पेपर में, एग्जामिनेशन के दौरान में क्वेश्चन पेपर में से अगर योजनाओं की इम्पोर्टेंस क्या है या फिर योजनाओं के लाभ क्या हैं, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को उसी तरीके से लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस जो है एक दूसरे पर, यहाँ पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आओ हम उसके बात पर चलते हैं कि प्रबंध का क्या होता है। जैसे सभी विद्वानों ने योजनाओं को प्रबंध का प्राथमिक कार्य माना गया है और बिगैर योजनाओं के, अगर हम ये सब जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्ण रूप से सोच समझकर उसको लिखकर और तब शुरुआत करनी चाहिए, ताकि कार्य वैसा ही हो जैसा कि उसके उद्देश्य निश्चित किए गए हैं और वांछित परिणाम प्राप्त हो। इसलिए कोई संगठन इस बात पर निर्भर करता है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है
क्या करती है कि कितना उसके बारे में सोचा गया, उसकी योजनाएं किस तरीके से बनी। तो हम इस बात के उस पर आ जाते हैं कि इसमें मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, D.H. कोल ने कहा है कि बिना योजना के किसी भी कार्य तीर तुक्के पर आधारित होगा, जिसमें केवल भ्रम, संदेह एवं अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। इससे ये होता है कि अगर हम बगैर सोचे समझे किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम हो सकता है वो सफल हो जाए, लेकिन उसके बारे में संदेह रहता है कि होंगे या नहीं होंगे। इसलिए प्रबंध के कार्य को उसमें को करने के लिए उसको किसी कार्य को करने के लिए सोच समझकर करना चाहिए। इनको हम अलग अलग पॉइंट्स में डिफाइन कर लेते हैं कि किस किस तरीके से हम इनको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इस बात में हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, और पहला पॉइंट क्या है हमारे पास उसमें कि प्लानिंग इज बेसिस फॉर मैनेजरियल फंक्शंस। जो योजना है, नियोजन प्रबंध के दूसरे कार्यों का आधार बनता है। जब उद्देश्य निश्चित कर लिया गया, योजनाएं बना ली गई है, तो इन बनाई गई योजना के अनुसार ही संगठन का निर्माण किया जाता है। और संगठन जैसा हमारे पास में संगठन का निर्माण योजनाओं के अनुसार ही किया जाता है। फिर कार्य का जो हमारे पास में व्यक्तिगत प्रबंध है, सेवावर्गीय प्रबंध है, उनकी नियुक्तियां विभिन्न व्यक्तियों की योजनाओं के अनुसार की जाती हैं। और फिर जो निर्देशन का कार्य है वो भी योजनाओं के अनुसार ही होता है। और इसके पश्चात अगर हम देखते हैं तो नियंत्रण का कार्य और दूसरे कार्य भी योजनाओं पर ही आधारित होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रबंध के दूसरे कार्यों की सफलता नियोजन पर निश्चित निर्भर करती है। अगर नियोजन अच्छा हुआ है तो प्रबंध के दूसरे कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। उसी तरीके से नियंत्रण में भी सुविधा रहती है। एक्चुअल में क्या होता है, संगठन के अच्छा बनाया जा सकता है, व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको कार्य को करने के लिए पहले से ही नियोजित नहीं करके दिया जा सकता तो की हुई मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए जो हमारे एफिशिएंसी, हमारे प्रयास है, उनको एक दशा देने के लिए और अच्छे तरीके से कराने के लिए, इजी कंट्रोल करने के लिए अच्छे नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरा बात ये आती है कि प्लानिंग इज हेल्पफुल इन कंट्रोल। इस आफ्टर दैट वी कम टू द पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन फ्यूचर अनसर्टिनिटीज। आप सब जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए सोच समझ के किया जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर, व्यक्ति के गुणों के आधार पर हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती हैं, वो अनसर्टेन होती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे हैं कि सारा विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी, और वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी, वो हर कोई उसका बहुत बढ़िया बढ़िया के साथ चल रहा था। लेकिन आप लोगों ने देखा दिसंबर में एक ऐसा वायरस एक्टिव हो गया कि कोरोना की बीमारी फैल गई और सारे काम को बंद करना पड़ा। फ्यूचर भविष्य के बारे में क्या सोचा जा सकता है। जो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी काम कर रही थी, इस तरीके से बनाई गई बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, उनकी बहुत सारी प्लानिंग उधरी की धरी रह गई। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें योजनाएं में कोई खामियां थी इस तरीके से। ये प्राकृतिक प्रकोप है और ये सब सदैव नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। ऐसा बताते पहले 100 साल पहले हुआ था। लेकिन हमें अगर पहले से योजनाएं अच्छी बना ली गई तो जो हमारे पास में बाद में भविष्य के में जो घटनाएं घटित होने वाली है, अगर उसमें किसी तरीके का परिवर्तन आता है तो उसको समायोजित किया जा सकता है। इसलिए अगर हम कहें कि योजनाएं बनाने के बाद में हम सचेत हो सकते हैं और जो भी भविष्य की अनिश्चितताएं आती है उनको ठीक तरीके से सम्मिलित किया जा सकता है। इस तरीके से मैं आप लोगों को ये बात कहूँ कि इकोनॉमी इन ऑपरेशंस इस बात में भी आती है, इसकी नियोजन की का महत्व रहता है कि कारोबार के संचालन में मितव्ययता भी आती है।
जब पहले से योजनाएं बना ली जाती है तो उन बिंदुओं को जहाँ पर कहीं दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, उन सब को पहले से निश्चित कर लिया जाए और उनके बारे में योजनाएं बनाकर की जाए, ताकि हमारी जो लागत है वो न्यूनतम रहे और जो कर्मचारियों की एफिशिएंसी है उनका अधिकतम उपयोग हो सके। इसलिए अच्छी योजनाएं इसमें सहायक रहती है। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन बेटर कोऑर्डिनेशंस। जब हम किसी एक्टिविटीज़ को, कार्य को उचित नियंत्रण करने की लेके या इस तरीके से उनमें अलग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, माल कितना परचेज करना है, प्रोडक्शन कितनी करनी है, ये सारा कुछ सेल पर निर्भर करता है कि हमारे पास सेल कितनी हुई है। तो सेल कितनी होने की संभावना है, इसलिए उसके बारे में अनुमान लगाए जाते हैं कि सेल कितनी होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल की उपलब्धता कराई जाएगी। इसलिए जो विभिन्न विभाग होते हैं संगठन के, वो सारे के सारे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से उनमें समन्वय किया जा सके। उसके बाद में कंट्रोल ऑन हास्टी डिसीजंस, और उसके बाद में नेक्स्ट में इस पे आ जाता हूँ कि फोकस। आज इसको इतना ही खत्म।